नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान लगभग समाप्त होने की तरफ अग्रसर है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीडियो और हैं और अब ये जो 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं जो 3-4 वीडियो हैं और इन्हीं में से जो 3-4 चैप्टर हैं, यानी प्रकाश, विद्युत और उसके अलावा एक मिसलेनियस चैप्टर, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो प्रकाश का होगा। प्रकाश 2 पार्टों में विभाजित होगा और कोशिश करेंगे कि आज ही दोनों आपको वीडियो मिल जाए। और आप लोग प्रकाश चैप्टर का महत्व जानते ही होंगे कि प्रकाश से कितना प्रश्न आता है। ठीक है, तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय दृश्य प्रकाश है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों की प्रवृत्ति होती है, यानी प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति व्यवहार या प्रकाश का जो व्यवहार होता है वो दोहरी प्रवृत्ति का होता है, द्वैध प्रकृति का होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश में तरंग और कण दोनों की प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। प्रकाश के वेग की बात करें तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और ये कहाँ होता है, ये निर्वात में होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में कितना होता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है, सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना किसने की। ये प्रश्न एक बार यूपी पीसीएस में आया है। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है उसको। और अगर बात की जाए चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो ये समय 1 मिनट 28 सेकंड का लगता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में देखेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, जो कि कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगर प्रश्न आया कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और ऑप्शन में निर्वात रहेगा तो निर्वात सही होगा। अगर निर्वात नहीं रहेगा तो देखिए क्या होगा। निर्वात के बाद सबसे ज्यादा चाल होती है प्रकाश की, हालांकि इसको मैंने लाइन से नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए विभिन्न माध्यम में। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि तारपीन तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी निर्वात के बाद सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जल में होती है, उसके बाद तारपीन तेल में और फिर कांच में होती है। ओके, चलिए अब देखिए, प्रकाश तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यानी एक माध्यम वायु हो गया और दूसरा माध्यम कांच हो गया। अगर वायु से कांच में जा रही है प्रकाश तरंग, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य व वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। इसको कनेक्ट कीजिए ध्वनि से। ध्वनि का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसमें भी मैंने बताया कि उसमें भी तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। अगला जो प्रश्न है ये है, अगला पॉइंट, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। ठीक है, अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण देखेंगे। देखिए, जो दर्पण है, चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, इसके उपयोग अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। ठीक है, तो हम लोग समतल दर्पण के पहले उपयोग को देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण, पहले उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अक्सर इसको गणितीय रूप में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर ये प्रश्न ऐसे आता है कि अगर कोई 2 मीटर का व्यक्ति है, मान लीजिए 2 मीटर का कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो वो दर्पण की कितने लंबे दर्पण में अपने पूरे प्रतिबिंब को देख सकता है। तो इसमें क्या लिखा है कि वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो यानी अगर कोई भी व्यक्ति 2 मीटर का है,
2 मीटर लंबा है तो उसकी जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए उसकी आधी यानी 1 मीटर होनी चाहिए, तब उसमें उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अगला है, समांतर रखे दो समतल दर्पण से वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है? अनंत प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा, अगर समांतर में दो समतल दर्पण रखे गए हैं तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। समतल दर्पण के उपयोग साधारणतः समतल दर्पण को श्रृंगार दर्पण यानी जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं उस श्रृंगार दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण को देखिए नतोदर दर्पण भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके उपयोग ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दंत चिकित्सक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी इसका प्रयोग होता है, और सर्च लाइट में तथा टार्च आदि में भी अवतल दर्पण यानी नतोदर दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में और दंत चिकित्सकों द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ये गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में, जो साइड गाड़ियों के साइड में शीशे लगे होते हैं पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और सोडियम परावर्तक लैंपों में भी, यानी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ओके, चलिए अब हम लोग लेंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए लेंस होता क्या है। लेंस दो गोलीय पृष्ठ से घिरा अपवर्तक माध्यम होता है। लेंस की क्षमता यानी पावर 1/f, 1/f, f क्या है? f फोकस दूरी होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। और ध्यान रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको जब हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसके पढ़ेंगे इसको विस्तार से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भाई एक पार्ट और प्रकाश का आना है, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, जो कुछ इसमें छूटा है वो उसमें कवर होगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।